जो प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं अब प्रयत्न कर रहा हूँ कई सालों से मैं नॉट ओनली प्रोफेशन को कुछ दे दूँ, उसके सिवाय मैं समाज में भी क्या क्या कर नहीं सकता हूँ वो करने का प्रयत्न करता हूँ। हर मैटर पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है कि जो समाज के हित में होता है, कुछ एनवायरनमेंट का इश्यू रहता है मैटर में, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, वो सिर्फ अपने फीस के लिए करना नहीं, परंतु जो हम बोलते हैं प्रो बोनो करना चाहिए। ये दिस इज़ व्हाट वी गिव बैक टू द सोसाइटी। बॉम्बे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के बाद नाते सबसे बड़ी चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है? ये एसोसिएशन हो कि कोई निजी ट्रस्ट हो कि ऐसे कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमेशा टीम के सिवा काम नहीं होता है, और आप अपनी टीम को साथ लेके नहीं चल सकते हैं तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। हमने बिगिनिंग में देखा थे कि हमारा मैटर्स 5-6 साल में ख़त्म होता था। अब ये टाइम आ गया है कि 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं। जो यंग लॉयर्स अभी प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं सर, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहिए? कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उसमें ओवरनाइट रीच नहीं हो सकते। जुआ खेलने के प्रोफेशन नहीं बोलता हूँ, जुआ खेलना एक प्रोफेशन नहीं है, लॉटरी लेना यह प्रोफेशन नहीं है। Hello, welcome to the another podcast of Russell Book of Club. This time we are thrilled to announce that Russell podcast is now being integrated to the offline also. And second thing we have done that now podcast will have been not will only taking in the English but also in Hindi. And we are happy and honored to have one of the most senior lawyer, Mr. Nitin Thakkar sir. Not only one of the most senior lawyer, but as well as the 3 times the president of Bombay Bar Association. So we are happy to have and feature sir on our podcast. So thank you so much sir for joining us today, and we are happy to have you on our podcast today. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Okay. 3 बार नहीं, मैं 2 बार प्रेसिडेंट। अच्छा, 2 बार प्रेसिडेंट रहे हो। उसके अच्छा, पहले 2 साल में वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, आप वाइस 2 बार। ओके ओके। तो 6 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा। ओके और अब 2027 तक 6 साल होंगे ओके एज अ प्रेसिडेंट। ओके ओके। तो हाँ, एक्चुअली मैंने चीज़ देखी थी, मैं गूगल में शायद आपका 3 टाइम्स कुछ मैं पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि 3 टाइम्स प्रेसिडेंट, तो शायद मेरे को इसीलिए लगा था वो चीज़। मैंने मेरा गूगल में चेक नहीं किया तो पता नहीं क्या हो सकता है, वो चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर थोड़ा अपना आप स्टार्टिंग में बताइए, थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देना चाहें हम लोग को, कैसे आपकी जर्नी रही, फिर हम उसको आगे करते मैं प्रोफेशन में कैसे आया। हैं। जी। वाह। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो वो टाइम में इंडियो चाइना वॉर हो गई। तो कोई भी यंग आदमी को तब देशभक्ति एकदम जागृत हो जाती है। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि मैं एक एयरफोर्स में चला जाऊं या आर्मी में चला जाऊं, नेवी में चला जाऊं। जी। पर स्विमिंग नहीं आता था तो नेवी वॉज नॉट वन ऑफ द कंसिडरेशन। राइट। तो आर्मी में जाऊं, एयरफोर्स में जाऊं, ऐसा सोच रहा था। मेरे पिताजी वकालत करते थे। अच्छा। हाँ। तो जब बीकॉम ग्रेजुएट हुआ तब तय करना था, बिकॉज बाय दैट टाइम आई वाज ओनली इन इंटर कॉमर्स। कब लॉ कॉलेज ज्वाइन किया जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो क्या किया जाए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे पिताजी लॉयर हैं और जितनी छुट्टियां रहती थी कोर्ट में, वो हर छुट्टी में मुझे बारगाम ले जाया करते थे। सारा फैमिली हम लोग घूमने जाते थे। ऐसे हमने सारे इंडिया के बहुत जगह के दर्शन किए, हम घूमे फिरे, हिल स्टेशंस पे गए। जी। तो इन अ लाइटर वेन मुझे लगा ये वैकेशन मिलते हैं, इसके लिए लॉयर बनना अच्छा है। पर तो दैट वाज नॉट द रियल रीज़न, बट बिकॉज माय फादर इंस्पायर्ड मी। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है
कि मैं लॉयर बनूं। तो इसके लिए मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन की। आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है वहाँ से आज तक आके, और अब अपने प्रोफेशन से पूरे सेटिस्फाइड हो आज तक अपने लाइफ में? ज़रूर, ये प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जो प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं अब प्रयत्न कर रहा हूँ कई सालों से, मैं नॉट ओनली प्रोफेशन को कुछ दे दूँ, उसके सिवाय मैं समाज में भी क्या क्या कर नहीं सकता हूँ वो करने का प्रयत्न करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा जान के चीज़। ओके, आपके करियर में कोई ऐसा केस रहा हो जो आपको पर्सनली या प्रोफेशनली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करे? से ऐसे तो बहुत बड़े बड़े केस है, पर उससे कुछ पर्सनल इम्पैक्ट नहीं बनता है। अच्छा। बिकॉज एज अ लॉयर हम जब कमर्शियल मैटर्स करते हैं तो वी हैव टू बी प्रोफेशनल, राइट। और जब हम प्रोफेशनल रहते हैं तो हम हर मैटर को इस तरह से जज करते हैं कि लीगली क्या हो सकता है। कोई 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 भी मैटर हम इमोशनली नहीं कर सकते हैं। राइट। परंतु मेरा बहुत करियर की शुरुआत ही हो रही थी, तो एक स्पास्टिक चाइल्ड की एक मैटर थी कि उसके माता और पिता दोनों उसकी कस्टडी के लिए हाई कोर्ट में अर्जी की थी। जी। वो टाइम पे वो जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का था, अभी वो जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट का हो गया और चला गया मैटर। तो वो जो मैटर थी, तब मैं तो बहुत जूनियर काउंसिल था, बड़े सीनियर काउंसिल भी साथ में थे, सामने भी कोई सीनियर काउंसिल थे। जी। तब वो मैं मैटर देख रहा था क्या हो रहा है कोर्ट में, और जज साहब ने बहुत प्रयत्न किए कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ सुलह कर ले, क्योंकि उनका ये मानना था, और ये सच भी है, कि कोई भी चाइल्ड के लिए अपने माता और पिता उनकी ज़िंदगी के विकास के लिए दोनों की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब फादर एंड मदर वर फाइटिंग सो बिटरली, फिर जज साहब ने कहा कि तभी अब मैं निर्णय देता हूँ, जी। अभी आपको जो सुलह नहीं करनी है, और वो अपना ऑर्डर डिक्टेट करते गए, और वो खुद रोते थे कोर्ट में। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल था मेरे लिए, कि ऐसे भी चैलेंजेस आती है जब ह्यूमन रिलेशंस के मैटर्स आती है, तो जज साहब के लिए भी ये निर्णय करना बहुत कठिन समस्या उत्पन्न करती है। और अल्टीमेटली वो तो स्पास्टिक चाइल्ड था, वो बहुत स्पेशल चाइल्ड था, उसके लिए बहुत उसकी देखभाल सार संभाल करनी रहती थी, और उनके पिता ने उसके बाद जन्म के बाद देखा ही नहीं था उसके सामने। ऐसे लिटिगेशन होते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ अपने खुद के स्कोर सेटल करने के लिए चाइल्ड को मोहरा बना देते हैं। तो जज साहब ने तो उसकी कस्टडी वाइफ को दे दी, हम वी वर अपियरिंग फॉर वाइफ। जी। और परंतु दो चीज़ इसमें मुझे सीखने मिली। एक, वो हमारे सीनियर ये मैटर प्रो बोनो कर रहे थे, और तो जो मुझे सीखने मिला ये कि हर मैटर पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए। ऐसी भी मैटर्स होती है, ऐसा भी काम करना है हमें जिसमें ऐसा कुछ पर्सनल हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं,
तो हमें चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है कि जो समाज के हित में होता है, कुछ एनवायरनमेंट का इश्यू रहता है मैटर में, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जी। तो वो सिर्फ अपने फीस के लिए करना नहीं, परंतु जो हम बोलते हैं प्रो बोनो करना चाहिए। ये दिस इज़ व्हाट वी गिव बैक टू द सोसाइटी। नाले एक ऐसी देश में चीज़ है जो मुझे लगता है हर भारतीय, हर इंडियन यूथ जिस पे जब कोई साथ नहीं देता है, कि जब पॉलिटिशियन साथ नहीं है, पुलिस प्रशासन साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि न्याय अपनी व्यवस्था वैसी है कि एक जस्टिस देती है, उस चीज़ को पहुंचाती है। तो आज भी लोगों का उस चीज़ से बहुत भरोसा है और हमेशा वो चीज़ बनी रहेगी अपनी इंडियन सोसाइटी। बरोबर है। बॉम्बे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के बाद नाते सबसे बड़ी चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही आपकी? ये बॉम्बे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के बाद पता चलता है कि जैसा ये नाम है तो उसके साथ जवाबदारियां भी अनेक है। बिल्कुल। और ये एसोसिएशन के कोई भी काम करने के लिए, ये एसोसिएशन हो कि कोई निजी ट्रस्ट हो कि ऐसे कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमेशा टीम के सिवा काम नहीं होता है। जी। और आप अपनी टीम को साथ लेके नहीं चल सकते हैं तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल। तो बिगेस्ट चैलेंज इज टू टेक द टीम विथ यू। और मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी बॉम्बे बार एसोसिएशन की मेरी जो टीम है वो इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है कि मुझे ईश्वर ने शक्ति दी है वो शक्ति से मैं मेरी टीम को मेरे साथ लेके चल सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये दिस वॉज अ बिगेस्ट चैलेंज। ऐसा क्या फ़र्क आप महसूस करते हो जब आप लॉयर थे, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट रहे टाइम से, फिर अभी प्रेसिडेंट आप 2 टाइम से रहे हो? क्या डिफरेंस आप उस चीज़ में पाते हो, उस चीज़ को लेके? कितना बड़ा एसोसिएशन में के एसोसिएशन प्लस लॉयर थे आप, फिर अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ में, तो उस पोजीशन से लेके अभी जिस पोजीशन पे आप हैं, तो क्या डिफरेंस आपको फील होता है और क्या चैलेंजेस भी आपने जो चीज़ को फेस किया उस चीज़ को? मैंने प्रैक्टिस 1968 में स्टार्ट की। जी। आज हम 2025 में हैं। वो एक टाइम था कि जब साल में 500 केस फाइल होते थे, सिविल डिस्प्यूट के सूट। जी। रिट पिटिशन शायद 1000 फाइल होती थी। जी। आज ये टाइम आ गया है कि 5000 तक सूट फाइल होते हैं साल के। हाई कोर्ट में मैं बात करता हूँ। और 10-15 हज़ार रिट पिटिशन्स फाइल हो रही है। ये सिर्फ मुंबई हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसकी बात करता हूँ। जी। तो फाइलिंग बहुत बढ़ गया है और बिगेस्ट लिटिगेंट इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से हमारे जज साहिबों का समय ये सब मैटर सॉल्व करने में जाता है। तो जो रियल लॉज इंटरप्रिटेशन करने का जो कोर्ट का काम है, जी। वो काम में नड़तर रूप हो रहा है। ये सब लिटिगेशन जो चालू हो रहा है वो, तो जो हमने बिगिनिंग में देखा थे हमारा मैटर्स 5-6 साल में ख़त्म होता था।
अब ये टाइम आ गया है कि 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, तो इससे लोगों की जो विश्वसता है न्याय प्रणाली पर, तो लोगों को डर लगता है। हमें हमारे जब वकील और हमारे वकीलों आते हैं हमारे पास सलाह लेने के लिए, तो मुझे ये बताना पड़ता है जी कि भाई आपकी मैटर में सुलह करना अच्छा है, क्योंकि कितना साल लगेगा वो कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता है। जी तो ये एक बड़ी बहुत समस्या है कि हमें हमारे असीलों को, कॉमन मैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कैसे हम ये सांत्वन दे सके कि आप कोर्ट में आएंगे तो आपकी सुनवाई हो सके इतनी जल्दी होगी। ये शक्य नहीं लगता है अभी कि इतनी जल्दी हम न्याय दिलवा सके। कई कई कायदों में लिखा गया है कि कोर्ट को ऐसी मैटर आवे तो 6 महीने में ख़त्म करनी है। नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है सर कि आज भी कोर्ट को मतलब इतना समय लेता है कोई भी जस्टिस देने में? हज़ारों लाखों करोड़ों फाइल्स भी आज भी कोर्ट में पड़ी हुई हैं जिसकी आज भी सुनवाई नहीं होती। तो क्या मेन रीज़न है उस चीज़ के पीछे? क्यों मतलब ऐसा जो है अपना ये न्यायालय ऐसा? एक बहुत बड़ा विषय है जी और जो मेरी समझ में जो है जी ये हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हर जगह पे एक पॉपुलेशन जज रेशियो होता है। अच्छा हम पश्चिम में देखें तो उनका पॉपुलेशन जज रेशियो हर 10,000 लोग के हिसाब से एक जज रहता है। पर हमारे देश की वस्ती 140 करोड़। अभी 140 करोड़ की वस्ती के सामने जी हमारे पास प्रपोर्शन ऐसा है कि हर 15 लाख और 20 लाख के बीच में एक जज है। तो ये तो पहली समस्या है। जी बिल्कुल अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें इतना मैन पावर तो चाहिए, जी बिल्कुल परंतु उनके साथ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। उतने कोर्ट रूम होने चाहिए, उतने जज को सहाय करने वाले उनके सेक्रेटरीज, उनके टाइपिस्ट ये होने चाहिए। जी हर कोर्ट में जो कोर्ट का क्लार्क होता है इतने वो अपॉइंट करने चाहिए। और जज के रहने के लिए रेसिडेंशियल एकोमोडेशन होना चाहिए। उतने कोर्ट रूम बनाने हैं, उनके कोर्ट में एक जज की चैम्बर बनानी है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस उसके साथ उतने कंप्यूटर, कोर्ट पे बैठने की कुर्सियाँ, ये सब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। तो ये एक काम है, जी बिल्कुल तो ये नहीं हो रहा है। जी फिर दूसरा रीज़न ये है, गवर्नमेंट का ऑफिसर्स बोलते हैं कि जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ तो हम करेंगे। जी देखा मुझे याद है कई साल पहले कोर्ट में सुन रहा था कि 150 का पेंशन एक टीचर रिटायर होने के बाद उसको मिलता था, तो वो ऑफिसर गांव में देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा कोई उसमें शायद उसको कट चाहिए होगा कि क्या पता नहीं, तो उसके लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है हाई कोर्ट में। तर जो जज साहब वो सुन रहे थे वो बड़े व्यथित हो गए कि ये देश की ये हालत है
कि ये गरीब लोगों को अपना खुद का पेंशन लेने के लिए कोर्ट में अर्जी करनी पड़े। उसे इतने साल गवर्नमेंट में सर्विस की, वो शाला में शिक्षक था, और जब वो रिटायर हो गया उसको पेंशन मिलना चाहिए। आज हम हमारे सिटी सिविल कोर्ट के बाद वो पे एंड अकाउंट ऑफिस में जब देखते हैं तो हर महीने की पहली 1 से 5 तारीख तक लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जी। वो इतने निर्दयी ऑफिसर्स होते हैं, आई डोंट नो करेक्ट वर्ड है कि नहीं, तो उनको दिल नहीं होता है कि प्रूव करो कि तुम जिंदा हो। तो अभी ये एक रीज़न हो गया। अभी ऐसे ऐसे मैटरों बढ़ जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई आदमी को कम से कम काम के लिए कोर्ट में जाना पड़ना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं ये फॉल्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट के एंड से भी है। फॉल्ट बोलूँ या ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। देखो गवर्नमेंट ने एक काम किया अच्छा, वो भी आपको बोल सकता हूँ मैं। जी। इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट ने नक्की किया है कि भाई एक बार जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया और आपकी जो हाई कोर्ट में अपील है, इफ़ द डिस्प्यूट इज लेस देन 2 crores of rupees or some figure they have mentioned, then matter will not be proceeded with in high court, we will accept the order of the tribunal. अच्छा। तो भी ये हिसाब से बहुत मैटरों निकल गई छोटी छोटी। तो भी बड़ी स्टेक्स वाली मैटरों है जिसमें कोर्ट ने एडमिट करके रखी है कि इसमें लॉ पॉइंट है तो डिसाइड करना है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं जिसके हिसाब से, और हम वकील लोग भी कम जवाबदार नहीं हैं। अच्छा। हमें कोर्ट में मुद्दत क्यों लेनी है? जो जवाबदार के लिए अपियर हो रहा है, डिफेंडेंट के लिए अपियर हो रहा है, उसको लगता है कि मुझे पैसा नहीं देना है, तो जितना हो सके इतना हम लंबाएंगे मैटर। जी। जिसको पैसा लेना है वो बहुत प्रयत्न करता है, बिल्कुल। परंतु ये डिफेंडेंट वाले कुछ प्रोसीजरल करे एप्लीकेशनों निकालते रहते हैं। इसके लिए बहुत साल पहले एक मैटर मेरे पास इंग्लैंड से डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ आई थी। अच्छा। तो मैंने वो मेरे क्लाइंट को पूछा मीटिंग में दरमियान कि भैया इंडियन लॉ के हिसाब से आपके पास बहुत टेक्निकल डिफेंस है, तो आपने वो कोर्ट में एक टेक्निकल डिफेंस क्यों नहीं लिया? आपने वो पहले हियरिंग में क्यों बोल दिया कि या वी एडमिट दिस अमाउंट, वी हैव टू पे दिस अमाउंट? मुझे उससे जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हम लोगों को सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे वकील को बोला कि भाई थोड़ा मुझे टाइम लाके दो, तो मैं प्रयत्न करूँगा पैसा दे देने का। तो मेरे वकील ने बोला कि भाई तुम मेरे पास आए हो, ये प्रॉमिसरी नोट आपने लिख के दिया है? तो क्या हाँ मैंने लिख के दिया है। यह आपका सही है? आपका सही है। तो आपको पैसा तो देना ही है ना उसको? कहाँ देना है? तो कि हम ऐसा दूसरा कोई झूठा डिफेंस नहीं करेंगे। आज लोग चेक लिख के देते हैं, चेक डिसऑनर होता है, तो उसको पता है कि डिसऑनर चेक वाला मैटर भी 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो पहले दिन जो आपको देना ही है, तो क्यों जाके कोर्ट में नहीं बोलते हो कि मुझे पैसे देने हैं, मुझे हफ्ता करके दो? तो हम वकीलों को ये करना चाहिए, हमें हमारे असील को सलाह देनी चाहिए कि गलत डिफेंस मत लो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब डिसऑनर चेक वाले मैटर में उसको डिफेंस नहीं होगा।
कोई मैटर में डिफेंस होगा भी। जो सच्चा डिफेंस है वो ही लो, और हम वकीलों को प्रयत्न करना चाहिए हो सके इतना मैटर्स कम कोर्ट में जावे, मैटर के पहले सुलह हो जावे, ऐसा करना चाहिए। ज़्यादा तो बेहतर। ये जो 2-3 चीज़ साथ में होएगी तो एरियर्स कम हो जाएंगे, लोगों को न्याय जल्दी मिलते जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी कोर्ट का भी बचेगा, हाँ लोगों जी, का भी चौकस बचेगा। बचेगा। बहुत बड़ा फैक्टर है ये चीज़ का। आपको लगता है कोर्ट्स और लॉ प्रैक्टिस में कैसे चेंजेस आए हैं, स्पेशली जब से टेक्नोलॉजी और वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई है? वर्चुअल हियरिंग के लिए मैं तो कोविड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा जी। पहले वर्चुअल हियरिंग करनी है, हम करेंगे, ऐसा चल रहा था। जी जी हाँ। हम सुनते थे। हाँ। हमारे बम्बई हाई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग आया नहीं था कोविड के पहले। तो जैसे कोविड हुआ और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में चालू किया पहला, और सब हाई कोर्ट को बोला गया कि तुम चालू करो। कर्नाटका हाई कोर्ट में पहले चालू हो गया, बम्बई हाई कोर्ट में भी फिर आ गया कि करेंगे, बिकॉज हर टाइम उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उससे हो गया चालू। जी। वो टाइम तो कोविड के टाइम में बम्बई हाई कोर्ट तो वर्चुअली चली बहुत टाइम तक, और तो भी बहुत मैटर हो गवर्नमेंट के सामने कि गवर्नमेंट की वाली, और ऐसे भी डिस्पोज ऑफ हो गई पार्टीज़ की, एंड वो होता। और दूसरा क्या हुआ है अभी टेक्नोलॉजी से, नाउ कोर्ट इज़ डूइंग मैनेजमेंट ऑफ केसेस। आज एक ही विषय के केस बरोबर एक ही जज के सामने लगेंगे, वो एक साथ ग्रुप बन के डिसाइड हो जाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ कोर्ट के लिए बेटर भी है। तो कुछ सर क्या फ़र्क आता है क्या, मतलब सामने से प्रेजेंस में जो कोर्ट में हियरिंग होती है जब वर्चुअल होता है, 100% उतनी ही इंटेंसिटी से ही सब चीज़ें होती हैं कि कुछ फ़र्क आपको देखो ऐसा लगा? है, बहुत फ़र्क तो है। जी बिल्कुल होगा। मुझे ऐसा लगता है, और पर्सनली मैं वो मत कहूँ कि वो जो फिज़िकल आर्ग्यू करने जी। में जो कोर्ट का एक एटमॉस्फेयर है, दूसरा जज साहब का क्या रिएक्शन है, और जज साहब को हमारा पॉइंट हम कितना समझा सके हैं, हाँ। वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, एक जो बोलते हैं कोर्ट की, अपने सामने वाले की, हम जो बोलते हैं सामने वाला को क्या लगता है, उसको ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि भाई हमारा पॉइंट बरोबर जा रहा है कि नहीं। जी। तो वो फिज़िकल में ज़्यादा होता है। ज़्यादा। और मेरे हिसाब से कोई मैटर ऐसी होती है कि जिसमें रिकॉर्ड बहुत बड़ा होता है, और वो जो करना होता है तो वो फिज़िकल अपीयरेंस में अच्छा रहता है। सारे केसेस के लिए वर्चुअल हियरिंग सही नहीं है मेरे ख्याल से। सही नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। सही तो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी केस वर्चुअल हियरिंग में कर सकते हैं, हो सकती है चीज़ें। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हमने तो कोविड टाइम में मैं एज एन आर्बिट्रेटर एविडेंस में रिकॉर्ड किया है वर्चुअली। ओके। उसके पहले भी मैंने वर्चुअली एविडेंस एक रिकॉर्ड किया था एक मैटर में, कि जब विटनेस कुवैत में बैठा था और इधर आ सके ऐसा नहीं था, कि चलो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं बहुत साथ देती है इस चीज़ में। तो अच्छा ही है, उसमें बुरा नहीं है। मुझे याद है हमें लगभग 10-12 साल पहले बम्बई बार एसोसिएट का डेलीगेशन में अमेरिका गए थे। तो उसमें मीडिएशन कैसे होता है वो प्रोसेस देखने के लिए, जब शुरू में मुंबई में मीडिएशन के लिए प्रयत्न करना था, वो टाइम में मीडिएशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और तो हम गए थे सब डेलीगेशन। तब हमने देखा कि सैन डिएगो में कोर्ट में सब मैटरों का केस मैनेजमेंट हियरिंग रहता था। उसमें सब वकीलों को बोलना है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, मीडिएशन में जाएंगे, जिसको
ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं, ADR। तो हमने जज साहब ने हमको बोला, बिकॉज हम ये तो जज के साथ ऊपर ही बैठे थे स्टेज के ऊपर, और बोला कि देखो अभी ये मैटर में एक वकील न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में फ़ोन में बात करेगा हमारे साथ। अच्छा। और फिर उसने उसके क्लार्क को बोला कि चलो वो फ़ोन में जो वेटिंग में खड़ा है उसको ज्वाइन कर दो। तो ये मैटर, तब हमने लगा कि देखो ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। आज कोविड के टाइम में तो सब वकीलों सारे भारत में अपीयर होते थे। हाँ, कभी ये हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में, सब ऑनलाइन था सब जगह पे। वही चल रहा अभी आज भी ऐसा हो गया है। अभी आर्ग्यूमेंट करने के लिए मुझे दिल्ली जाने का ज़रूर नहीं। मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो मैं मेरे ऑफिस में बैठ के आर्ग्यू कर सकता हूँ। सो एक ये ऐसे एडवांटेजेस भी है, और हम लोग मिसयूज़ करते हैं ये चीज़ का, वो भी डिसएडवांटेज है। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के अच्छी आपका बात है। सो कोर्ट ने फिर एटिकेट तय की है। आपने पढ़ा होगा ना, एक गुजरात में एक वकील बैठे बैठे कुछ पी रहा था, जी जी जी। तब कोर्ट ने उसके सामने कंटेम किया। तो ये एटिकेट है कि भाई जैसा आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हो ऐसा आर्ग्यू करना है। कुछ मिसयूज लोग कर लेते हैं वहाँ हाँ, लोग गाड़ी में बैठ के करते हैं, पे। वो कोर्ट की गरिमा को भी ठेस गरीबों को पहुंचाना रखते नहीं हुआ। अपने को। बिल्कुल सही चीज़ है सर। जो यंग लॉयर्स अभी प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं सर, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे युवान मित्रों को तो मैं ये कहूँगा कि जीवन में एक ये गुण लाना जरूरी है, धैर्य, पेशेंस। सही बात। आप कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे, तो उसमें ओवरनाइट रीच नहीं हो सकते हैं। जुआ खेलने की प्रोफेशन नहीं बोलता हूँ, जुआ खेलना ये प्रोफेशन नहीं है, लॉटरी लेना यह प्रोफेशन नहीं है। पहला धैर्य चाहिए। दूसरा, जो नेहरू जी ने कहा था ना, आराम हराम है। जी। और वो मराठी में एक कहावत है, कठोर परिश्रमास पर्याय नाही। अच्छा। मीन्स देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। So this profession demands hard work from each and every lawyer. Either you are a young or you are 50 years in practice. For any matter, there is hard work. And मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में लॉयर को 3I डेवलप करनी चाहिए: इंडस्ट्री, इंटेलेक्ट एंड इंटीग्रिटी। मैंने आपका सुना था पॉडकास्ट, जो इंटरव्यू हुआ था आपका ऑनलाइन हुआ था, यूट्यूब पे मैंने देखा था, ये लाइन सुनी हुई लगी मुझे। जी। तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो सकता है ना। जी जी। ये तो बहुत ज़रूरी है हम लोग हमारे प्रोफेशन में। राइट। इंडस्ट्री माने हार्ड वर्क, इंटेलेक्ट माने यूज़ ऑफ योर इंटेलेक्ट, एंड बहुत बड़ी जो चीज़ है वो इंटीग्रिटी है। हम कोर्ट के ऑफिसर्स पहले हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे न्यायतंत्र की गरिमा को कुछ भी असर हो। जी। हम कभी भी कोर्ट के सामने कोर्ट को मिसलीड नहीं करेंगे। जो हमें जो पता है वो सच बता देंगे। तो ये सब बहुत महत्व की चीज़ें हैं। दिस इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव। बिल्कुल सर। हैव पेशेंस एंड देन रिमेंबर 3 I's। 3 I's ही तो हमेशा याद रहेगा सर। ओके, थैंक यू। लीगल कम्युनिटी आम लोगों तक जस्टिस पहुंचाने में और क्या रोल प्ले कर सकती है? कई कम्युनिटीज़ ऐसी है जी। जो
लीगल एड सेंटर्स अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए चला रहे हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाते रहे हैं ना, जी। ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी की है। लीगल सर्विस अथॉरिटी के हिसाब से हर एक कोर्ट में, छोटा में छोटी कोर्ट या बड़ी में बड़ी कोर्ट हो, उसमें एक लीगल सर्विस सेंटर अटैच हो जाए कि कोई भी असील को, कोई भी व्यक्ति को लीगल सहायता की ज़रूर है और वो अपने खुद से वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो लीगल एड सेंटर्स में से लीगल एड मिल सकती है और वो आपको लॉयर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ती है, वो आपको फ्री लीगल एड मिलती है। तो ऐसी लीगल एड करनी चाहिए। दूसरा, हर वकील को तय करना है जी। कि मैं साल में मिनिमम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 केस करूँगा, 10 केस करूँगा, 25 केस करूँगा। ऐसे लोगों के केस करूँगा जिसमें मैं फ़ी नहीं लूँगा, कि जो आदमी को वो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके मैटर में लड़ूंगा, मैं उसके हक के लिए जाऊँगा, उसके लिए कुछ उसको मदद करूँगा। ऐसे भी लॉयर्स हैं आज के टाइम। करते ही हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। हर मैटर में हम आर्ग्यू करते हैं, वो टाइम में हम ऐसे नहीं सोचते हैं कि वो क्लाइंट कभी आके बोलते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, हम्म, परंतु मुझे आपसे लड़वाना, करना ही चाहिए हमें। दिस इज आवर सोशल ऑब्लिगेशन। और ऐसा नहीं करना है कि मैं उसको ओब्लेज कर रहा हूँ, पूरे मन से एज अ प्रोफेशनल काम करना है। विदाउट चार्जिंग एनी फीस आप उसकी मदद कर रहे हो। ऐसे बहुत ही खूबसूरत से। लॉ का प्रोफेशन टफ और स्ट्रेसफुल है, आपने कैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस की है? भाई लॉ का प्रोफेशनल स्ट्रेसफुल है। कोई भी प्रोफेशन जाइए, उस पर कहाँ ना कहाँ तो स्ट्रेस रहने वाला ही है ना। जी। क्या डॉक्टर को स्ट्रेसफुल नहीं होता है? उसको बड़ा एक ऑपरेशन करना का होता है, तो क्या जैसे मैं कल मेरा मैटर क्या है, तो उसके लिए मैं तो अब सबकॉन्शियस माइंड से भी सोचते रहता हूँ कि भी क्या होगा ये मैटर में, मैं क्या आर्ग्यू करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा, सामने वाला क्या बोलेगा, उसका मैं क्या जवाब दूंगा, जज साहब क्या पूछेगी, उसका मैं क्या जवाब दूंगा। सर डॉक्टर को भी स्ट्रेस रहता है कि ये ऑपरेशन करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, उसका ब्रेन सर्जरी है, उसकी नर्व को जरा भी डैमेज हो जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा, उसको भी स्ट्रेस रहता है। तो हर प्रोफेशन में स्ट्रेस रहता है, ये पहली बात। जब कोई भी प्रोफेशन में स्ट्रेस रहता है तो मेंटल बैलेंस रहना वो बहुत महत्व की बात है, और इसके लिए सबके पास कोई ना कोई उपाय रहते हैं। वो सब कोई ना कोई उपाय माने कुछ लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं कि जिसके लिए रहना चाहिए उस चीज़ का, आप बैलेंस बना रहना चाहिए। बरोबर है ना? आपको सर ऐसा क्या चीज़ रहती है जब आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है? मैं सच बोलूँ, मैं बहुत जब यंग था, मेरा एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ता था 57 से, तब मेरे पिताजी ने पांडुरंग शास्त्री आठवले के संपर्क में आए थे। तो उनका जो स्वाध्याय के विचार है तो उसमें वो जाने लगे। तो मैं उनके जो बच्चों का बाल संस्कार केंद्र होता था, मैं उसमें जाता था। उसके बाद खुद उनको सुनने के लिए जाता था, और जो उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसके लिए मुझे बहुत जीवन में लड़ने के लिए कैसे जीवन के सामने देखना चाहिए, जीवन में जो जो कुछ चैलेंजेस आती है, हाउ टू फेस देम, वो सब सीखने मिला। और अभी मैं योगा करता हूँ। योगा हफ्ता में 3 दिन
हफ्ता में 2 दिन स्विमिंग करता हूँ मैं. द एज ऑफ 75 थैंक्स टू कोविड आई लर्न स्विमिंग. और मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही इस एज में भी आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हो. और मेरे को लगता है कि यही एक रीज़न भी है कि आज आप इतने फिट हो, अच्छे हो, आप हेल्थ और टच और वो चीज़ रहे हमेशा. ऊपर वाले की कृपा है कि अभी मैं बम्बई के 2 मंदिरों में ट्रस्टी हूँ. रह चुके जी. सो बाबुलनाथ मंदिर चैरिटीज़ में, सीपी टैंक में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ ट्रस्टी हूँ. चंद्रराम जी स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में हूँ, वो भी 100 साल पुरानी स्कूल है. दूसरी एक स्कूल है और उसकी एक संस्था है चीज पोकली पे, अच्छा, मामाबाई स्कूल, उधर भी मैं ट्रस्टी हूँ. बहुत सारी चीज़ें आप और मेरे फादर इन लॉ ने एक ट्रस्ट बनाया था ओके. सारस्वतम करके, बॉम्बे में. कच्छ में. अच्छा. आई एम नेटिव फ्रॉम कच्छ. ओके. तो वहाँ हम गांव में 20 स्कूल चला रहे हैं. गांव में, वो भुज में नहीं, सेंटर में नहीं, सिटी में नहीं, बस गांव में स्कूल्स है. तो वो उस पर भी मैं ट्रस्टी हूँ. बहुत चीज़ें आप तो ये सब जब काम करने में बहुत सुकून मिलता है. जी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है उसको आप चीज़ करने. ये सब बैलेंस रखते हैं लाइफ में. आपके स्ट्रेसफुल डे से लेके आपको नॉर्मल तक ये चीज़ वर्क बैलेंस है. हाँ. सुबह सर आपका वीक मतलब रूटीन कैसा रहता है वैसे? मॉर्निंग में आप उठते हो तो पहला योगा, योगा रहता है. अभी तो योगा के पहला वॉक चालू कर भी दिया है. अच्छा. ओके. तो अबाउट बिकॉज जब सब फेमस हो गए ना, 10,000 स्टेप्स करना चाहिए. अच्छा. हाँ हाँ, बहुत चल रहा है वो चीज़. तो रोज़ कुछ 10 साहब जो होते नहीं है स्टेप्स पर करते हैं प्रयत्न, तो वो योगा. करते हैं. फिर योगा जी. या स्विमिंग. स्विमिंग कितने टाइम से आपने सीखी सर? लाइक कितना टाइम हो गया? 75, एट द एज ऑफ 75 आई स्टार्टेड. अमेजिंग सर. सीनियर एडवोकेट बना आपके लिए सिर्फ एक टाइटल है या उससे ज़्यादा कुछ भी? सीनियर एडवोकेट किसी के लिए भी बनना, वो पहले जो वकील होते हैं तो लगते कभी सीनियर एडवोकेट बनेंगे, ये लगता है. वो नेचुरली है जी. कि जब आप इतने साल कोर्ट में रहते हो तो पहले तो ये ट्रेडिशन थी कि चीफ जस्टिस बुलाते थे, अच्छा. इनवाइट करते थे कि आपको सीनियर एडवोकेट बनना है. फिर ऐसा आ गया कि चलो भाई तुमको फॉर्म भरना है, फिर उसके लिए इंटरव्यू होने लगे. अच्छा. पर हमारे टाइम में तो पहला ऐसा था. तो जब मुझे सीनियर जज ने बुलाया था, मैंने पूछा कि भाई नॉर्मल तो ये है, तो कि नहीं, चीफ जस्टिस से मुझे कहा है कि तुमको बुलाने के लिए अच्छा. और पूछने के लिए. और वो बोला कि तुम्हारा जो पर्टिकुलर्स और डिटेल्स है, ये जो फॉर्म है उसमें लिख के दे दो और मुझे ही दे देना, जज साहब ने बोला. और मैं हमारी जजिस की मीटिंग में रखूँगा और जब सब जजिस अप्रूव करते हैं तो सीनियर एडवोकेट जाहिर करते हैं. मेरे हिसाब से सीनियर एडवोकेट होना, उसके साथ साथ ये साथ में ही आता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी थी, तो अभी और बढ़ गई है. अच्छा. कुछ केसेस में भी डिफरेंट आते हैं क्या कि नॉर्मल लॉयर को केस ऐसा हैंडल करना है, सीनियर क्या होता है, आप सीनियर एडवोकेट होते हैं जी. तो आप कुछ भी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं. अच्छा. ओके. आप किसी भी एडवोकेट की फर्म में पार्टनर नहीं रह सकते हैं. अच्छा. ओके. कोई भी मैटर में आप अपियर होएंगे, आपके साथ कोई जूनियर एडवोकेट रहना चाहिए. अच्छा. और आप नोटिस नहीं दे सकते हैं आपके लेटर हेड से. बट सीनियर एडवोकेट आप होते हैं तो कई बार गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस वाले होते हैं, बड़ी कंपनी वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये मैटर अपना बड़ा है, स्टेक्स बड़ा है, हम सीनियर एडवोकेट को रखें. जी. तो ऐसे करके आर्ग्यू करने के लिए हम्म. लॉ पॉइंट्स वाली मैटर है बहुत आती है अच्छा.
कि ये मैटर में ये लॉ पॉइंट है, ज़रा वो सीनियर से आर्ग्यू करवाएंगे। ऐसा होता है। ऐसा होता है। और तब हमें लगता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ऐसा कुछ आर्ग्यू नहीं करेंगे कि जो कायदा से सुसंगत ना हो। एक अथॉरिटी को मेंटेन करके वो डिसीजन लेते हैं हाँ, वो। जब अपने को जो करना है वो दिल से तो करना ही है, प्रोफेशनलिज्म से भी करना है, परंतु ऐसा कोई प्रपोजिशन लॉ का नहीं करे कि जो उसका कोई बेसिस ही ना हो। ऐसा सर आपकी लाइफ में कुछ केस कुछ आया होगा आपकी लाइफ में जब आपको लगा होगा कि कुछ गलत है, बट क्या ऐसे कभी फोर्स होते हो आपकी नहीं कि करना है? बताओ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले बैंक की मैटर्स हाई कोर्ट में ही आती थी, हम्म, तो वो बैंक की मैटर में ऑर्डर मिलते थे कि भाई, और उससे पैसा नहीं दिया तो बैंक ने सूट फाइल किया कि अपनी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट करो, और रिसीवर अपॉइंट करते थे। तो ऐसा एक ऑर्डर हुआ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील थी, सामने वाला ने अपील की, डिफेंडेंट ने, जी। के ऑर्डर के सामने। और वो दिन मैं नहीं जा सका वो अपील में। मैंने दूसरा कोई वकील को किया कि भाई अब दूसरा वकील को कर लो, मेरा दूसरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो वो जजमेंट को वो ने उलट कर दिया। वो एकदम गलत था, मुझे लगा ये गलत था। ने वो बहुत टाइम तक सब जजेस उसको फॉलो करने लगे हैं, तो मुझे लगा ये तो डिफेंडेंट के इंटरेस्ट में हो गया, बैंक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि सूट तो 15-20 साल के बाद आएगा, तो बाय दैट टाइम ऑल सिक्योरिटीज विल गो अवे। राइट। तो एक दूसरी मैटर में हमने आर्ग्यू किया और बोला कि भाई आप ये जजमेंट फॉलो करके डिसीजन लेंगे कि मैं को आप दूसरा जजमेंट दिखाऊं आपको जिसमें वो ये जजमेंट ने कंसिडर नहीं किया है। जी। तो वो जज साहब बोले नहीं, मुझे तो यही जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर मैंने उसके सामने अपील की, और अपील करते समय मैं जजेस को बोला कि भाई ये ऐसा जजमेंट है, परंतु ये जजमेंट डिवीज़न बेंच का जो है उसने अगले 4 डिवीज़न बेंच के जजमेंट को फॉलो ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया। अभी आपको फुल बेंच फॉर्म करना पड़ेगा उसको ओवररूल करने के लिए। तो वो डिवीज़न बेंच मान गई और उन्होंने इमीडिएटली फुल बेंच फॉर्म करी। और फिर वो फुल बेंच के सामने मैंने आर्ग्यू किया और बताया कि भाई ये पूरा वो जो नया जजमेंट है वो बरोबर नहीं है, पुराना ये जजमेंट 3 है, बॉम्बे का ये डिवीज़न बेंच का ही है, और वो कंसिडर नहीं किया। तो फिर उन्होंने लिखा जजमेंट और उसको ओवररूल कर दिया। तब मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि वी हैव टू वर्क फॉर डेवलपिंग लॉ। राइट। 89 का जजमेंट है वो, बहुत पुराना हो गया अभी भी बहुत। और तब मैं सीनियर एडवोकेट नहीं था। आप कौन से सर एज में बने थे? 97 में। 97 में। और उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन फिर बॉम्बे बार ये प्रेसिडेंट आप अपने बने यहाँ पे। या 2014 से मैं वाइस प्रेसिडेंट था 21 तक, 21 तक रहे। और 2021 से प्रेसिडेंट हूँ। हमें 3-3 साल का टर्म होती है, और एक ही पोजीशन में 2 टर्म से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, ये ऐसा भी होता है? ऐसा हमारा रूल है। ओके। सो कोई इसलिए वो गूगल में किधर आपने कहा कि 3 लिखा है हाँ, टर्म वो मेरा। मैं दिखाऊंगा ज़रूर आपको। नहीं, वो चीज़ आप बोलते हैं तो होगा ही, जी। इसे वो बरोबर नहीं था। गलत इन्फॉर्मेशन बहुत आती है गूगल में आज। नहीं हो, तो सेम प्रोसीजर के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही फॉलो करता है कि वाइस प्रेसिडेंट? नो, हर कोर्ट के एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिफरेंट। अगर आपको एक बड़ा रिफॉर्म लाना का चांस मिले इंडिया लीगल सिस्टम में, तो आप क्या चाहेंगे करना? देखो, हमारी जो लीगल सिस्टम है वो एडवर्सरियल लीगल सिस्टम है, जी। और ये बरोबर ही है। ये सिस्टम में कोई गलत नहीं है। जो ज़रूरी है वो मेरे हिसाब से जो हमारी जो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ हाई कोर्ट के लिए नहीं बोलता हूँ,
मैं तो सौराष्ट्र के जामनगर से भी आगे जाम खंभालिया की कोर्ट में भी आर्ग्यू करने गया हूँ। अच्छा तो हाँ, मैं देखा कि जो कोर्ट रूम्स है जी। वो बड़े थे, परंतु असीलों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी। उसमें लेडीज जेंट्स बाथरूम का भी व्यवस्था बरोबर नहीं थी, मेजर और वकीलों के लिए भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी अच्छी। कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ने को बनाना चाहिए, विच शुड बी मैनेज बाय प्रोफेशनल पीपल। ओके और उसके लिए फाइनेंस और उसकी सब जो व्यवस्था है, जो कंट्रोल है, वो जुडिशरी के पास ही रहना चाहिए। जी। आज हमारे महाराष्ट्र में भी जो कोर्ट्स हैं उसको बहुत बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है। अभी आज ही पेपर में आपने पढ़ा होगा कि चीफ जस्टिस ये शनिवार नहीं, अगले शनिवार को नासिक आ रहे हैं। जी। नासिक का नया कोर्ट का बिल्डिंग का पिक्चर्स भी है। बहुत बढ़िया काम है हाँ और ये ज़रूरी था, परंतु ये सब डिस्ट्रिक्ट में करने की ज़रूरत है, सब तालिका टाउन में करने की ज़रूरत है। जी। और ये जो गवर्नमेंट के पास क्या कंट्रोल रहता है कि ये सब अप्रूव कराते कराते 6 महीना 8 महीना हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण तरीके देता हूँ। जी। हमारे बॉम्बे बार एसोसिएशन में एक हाईकोर्ट का बिल्डिंग है, तो उसका मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी करती है। अच्छा। तुमको मेंटेनेंस के लिए कुछ भी कहना हो, अभी एक फैन बंद हो गया तो हम बाहर से इलेक्ट्रिशियन लाके खुद नहीं रिपेयर करवा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी को ही बोलना पड़ता है। बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता होगा। हाँ जी, time taking। हमारे सब एयर कंडीशन 15 साल पुराने थे, सब बंद हो गए और उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो गई क्योंकि दे आउटलिव देयर लाइफ। ओके। तो ये करवाते करवाते 6 महीने हो गए, तब सचिवालय से सैंक्शन आई, उसके बाद ये हुआ। तो तीनों हमारे हाईकोर्ट में 3 एसोसिएशन है, सबको यही प्रॉब्लम था, सब में एक साथ ही लगा था। और ते भी हमारे एडवोकेट जनरल ने बहुत हमको सहाय की अच्छा। कि उन्होंने गवर्नमेंट को मूव किया बरोबर कि भाई चलो ये करें। सो मेरे हिसाब से बिगेस्ट रिक्वायरमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट्स, बट उसमें जो लिटिगेंट्स आते हैं, जो असील्स आते हैं, उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे बम्बई हाईकोर्ट में नहीं है, तो उनको उसके लिए पीने का पानी भी कहाँ से लेंगे, वो भी व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट उनको बाथरूम कहाँ जाना है, उस भी व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस चीज़ को। हाँ, और जो कुछ बाथरूम है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। और हमारे लोग भी बरोबर तो नहीं है ना, क्योंकि वो कभी आके कोई वो बाथरूम जो के स्टील के होते हैं नल, वो कहाँ के निकाल के लेके जाते हैं। हम लोगों को भी इतना रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, जो नागरिक हैं हम। राइट। क्योंकि जो रेलवे में लिखा होता है कि ये भारतीय रेलवे भारतीय जनता की संपत्ति है और उसका सही तरह के इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हमारी कोई भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, हम जो यूज़ करते हैं, वो हमारी संपत्ति समझ के हमको यूज़ करना है। करेक्ट। हमें भी उतनी जवाबदारी से ध्यान रखना है। जैसे गवर्नमेंट की जवाबदारी देने की है, तो हमारी जवाबदारी उसको संभालने की है और समझ के यूज़ करने की है। गवर्नमेंट का है, मुफ्त है, तो जाए कैसा भी करके हम यूज़ करेंगे, वो भी बरोबर नहीं है। हमें भी स्वच्छता रखनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए सारी चीज़ें। हमें सबको समझना चाहिए। जब आप अपने करियर पीछे देखते हैं तो आप चाहते हो लोग आपको किस लेगेसी के लिए याद रखें? लोग को मुझे क्यों याद रखेंगे, मुझे क्यों याद रखना चाहिए?
मैं कुछ खास तो हूँ नहीं। जैसे हम सब एक सरीके हैं, हमें ये याद रखना है जी कि हम जो काम करते हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक काम करें ये प्रोफेशन में, और हमेशा हमारी इंटीग्रिटी बनी रहे। जब हमारी इंटीग्रिटी बरोबर होगी तो हमें कोर्ट से भी रिस्पेक्ट मिलेगा और हमें हमारे वकील असीलों से भी रिस्पेक्ट मिलेगा। जी तो यही हमें करना है। हमें जो ये करेंगे तो लोग याद करेंगे। काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे आपसे, कुछ सीखेंगे। होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। मैं हमारे सीनियरों के ये गुणों से इंस्पायर हुआ हूँ। आपका भी कोई आइडियल या कोई मेंटर रहा है कि जिसको देख के? मेरे सीनियर मिस्टर अनिल दीवान, अच्छा। उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाई, क्योंकि ये डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड हार्ड वर्क बरोबर होना चाहिए। सर, रिसेंटली पुणे का क्रैश केस में कोर्ट ने एक्यूज को बेल दिया था, जिस पर काफ़ी डिबेट हुए। आपके हिसाब से ऐसे सेंसिटिव केसेस में कोर्ट को क्या चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए, लॉ या पब्लिक सेंटिमेंट्स? देखो, मेरे हिसाब से जो लॉ है वो सबके लिए समान है। जी ये प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज ये क्लास है ही नहीं लॉ के सामने। सब एक समान है कि नहीं? सब एक समान है। अभी क्या होता है, जज ने बेल दी, ये एक सवाल है। मैं एक्चुअली क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो जो मेरी समझ है वो बोलता जी हूँ। जी जी जैसी जवाबदारी हम कोर्ट की रखते हैं, इससे ज़्यादा जवाबदारी पहली तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रहती है। पुलिस और सब कुछ उस चीज़ को देखते अमेरिका में वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का इलेक्शन होता है। हैं। अच्छा। उसके हर एक छोटी छोटी कोर्ट के साथ एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी रहता है, डीए रहता है। उसका इलेक्शन होता है। कैसे इलेक्शन होता है कि उसने कितना परसेंटेज लोगों को कन्विक्शन लेके आया है, उसको इलेक्ट करो। अच्छा। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और द रीज़न इज द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट थरो। कितनी बार हम पढ़ते हैं कि कोर्ट बोलते हैं कि एविडेंस नहीं है बरोबर, इसके हिसाब से हमने छोड़ दिया, एक्विट कर दिया। और जब आपने किसी को अरेस्ट किया, उसके 15 साल बाद आप मैटर चलाने की शुरुआत करेंगे, तो वो विटनेस कहाँ जाएंगे? 15 साल तक पुराना विटनेस कहाँ से लाओगे? और जो कोई विटनेस होगा या मर गए होंगे और वो बोलेगा मुझे याद नहीं रहा अभी 15 साल पहले क्या हुआ था, तो कन्विक्शन कम ही रहेगा। अभी ऐसी मैटरों में ये जो आपने बोला कि बेल दे दी उसने, मैंने तो पढ़ा है कि भाई बेल इज़ अ रूल, डिटेंशन इज़ एक्सेप्शन। बेल क्यों चाहिए? अरे डिटेंशन क्यों चाहिए? पुलिस में क्यों रखना है? हमारा क्या कायदा कहता है? एवरीवन इज इनोसेंट टिल फाउंड गिल्टी। तो आपको पुलिस कस्टडी इसके लिए चाहिए कि हमको इन्वेस्टिगेट करना है। ये मैटर में क्या हुआ मुझे नहीं जाना है, मेरे अब जनरली मैं बता रहा हूँ। अभी जो पुलिस ने जो कस्टडी मांगी, तो भी तुमने 2 वीक मांगा, चलो 2 वीक में कंप्लीट करो ना इन्वेस्टिगेशन। जी। बहुत कॉम्प्लेक्स क्राइम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लो। अभी ये एक्सीडेंट का केस है, यू फाइंड आउट हु आर द विटनेसेस। इफ
it was a drunk driving case. हम्म, Then you have taken his breath. You send it to the laboratory for analyzing it. And if he is a drunk driver, he's a drunk driver. Then that it creates an additional offense. हम्म, अभी क्या हो गया है, अभी सेलिब्रिटी कोई आ गया हम्म, तो हमारी मीडिया ओवरबोर्ड जाती है हम्म, उनको अपना टीआरपी बढ़ाने का. जी, तो मीडिया को भी मेरे हिसाब से मीडिया ट्रायल नहीं करनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करना चाहिए. राइट, पब्लिक को जानना है वो बात सही है, परंतु रिपोर्टर बोलता है कि मैं कहूं वो ही पब्लिक को जानना है, ये बरोबर नहीं है. तो मुझे लगता है सर आपको कि जो केस हुआ उस चीज़ में हर कोई इक्वल का भागीदारी है, मैनेजमेंट की, कहीं पुलिस प्रशासन की भी गलती रही, कहीं कोर्ट की भी उस चीज़ में गलती रही. और कोर्ट का काम क्या है, अपने सामने जो एविडेंस आया उसके हिसाब से निर्णय देना. हाँ, एविडेंस कलेक्ट करने का काम किसका है, पुलिस का है. तो जो पुलिस का काम जो बरोबर रहेगा, ऐसा भी मैं नहीं कहता हूं कि पुलिस हर मैटर में नहीं करती है, जी, परंतु जो मैटर में एक्विटल है उस पर दिखता है. कई बार हमने पेपर में पढ़ा है कि जज साहब रिमार्क करते हैं कि मैटर में इन्वेस्टिगेशन बरोबर नहीं हुआ. जी, तो ये है. ओके. आजकल लोगों को लगता है कि पावरफुल लोग जस्टिस सिस्टम का मिसयूज़ कर लेते हैं. आपको लगता है कि सिस्टम को कैसे फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है? दो चीज़ है सिस्टम का मिसयूज़. एक पावरफुल लोग है जो हम पढ़ते हैं पेपर में, वो हिसाब से बोलता हूँ, मेरा कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है. वो लोग पुलिस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं जी, कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ लूप होल रखा जाए कि जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो फॉलो नहीं करें. कई बार पुलिस कन्फेशन लेती है. अभी कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने लेना ऐसा रूल है, तो उसके बजाय आप कन्फेशन लेके सही करवा देते हैं, तो ये लूप होल है. तो पावरफुल लोग एक ये बाजू मिसयूज़ करते हैं, आप बोलते हैं. जी, दूसरा क्या मिसयूज़ करते हैं जुडिशरी का, वन कैन इमेजिन. इसके लिए तो हर एक की नीतिमत्ता बरोबर होनी चाहिए. इसके लिए मैं कहता हूँ कि इंटीग्रिटी इज़ वेरी वाइटल. एज अ लॉयर इफ़ यू हैव इंटीग्रिटी विच शुड कंटिन्यू व्हाइल यू आर ऑन द बेंच. अभी किसकी होगी किसकी नहीं होगी, इसके हिसाब से कोई जो एडवांटेज लेता है तो गलत है. दोनों बाजू गलत है. जी, बिल्कुल, लेने वाला भी गलत है और हेल्प करने वाला भी गलत है. सब गलत है. तो ये गलत है. तो हमें तो यही अपेक्षा है कि न्यायतंत्र मजबूत हो, हम सबकी इंटीग्रिटी पर सवाल न उठे और सबको न्याय एक समान मिले. जी, बहुत कि ज़रूरी भाई है. वो पावरफुल आदमी को छूट गया और मैं ऐसा वो कोई है जिसका कोई पावर ही नहीं है उसको सज़ा हो गई, तो वो बरोबर नहीं है. गलत है वो चीज़ भी बहुत. बट वैसे सर होता है आज क्या कोर्ट में कि मतलब पावरफुल या पैसे की वजह से काफ़ी. सर मैं क्या बोलता हूँ, मैं मेरी जुडिशरी को बदनाम नहीं करूँगा. जी, जी, बिल्कुल नहीं. कोई होगा भी ऐसा, मैं नहीं वैसा कुछ की वजह दावे से. के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कि जजेस को पहचानता नहीं हूँ जी, जी. सबको. तो ऐसे भी कोई होंगे कि जो प्रलोभन में लालच में कुछ करने का सोचते होंगे, करते होंगे भी, तो वो गलत है. गलत है. मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, जी, बल्कि उसकी निंदा करता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा दृढ़पणे मानना है.
सोशल मीडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन और कभी कभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी। आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस से जस्टिस सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है? जैसी मीडिया ट्रायल होती है, अभी ये सोशल इन्फ्लुएंस भी हो गया है। हमारे यहाँ जूरी सिस्टम नहीं है। जो जूरी सिस्टम होती तो कहते कि वो जूरी इन्फ्लुएंस हो गई। हाँ अभी ऐसा नहीं है कि सब जज लोग के पास सोशल मीडिया का एक्सेस होगा। जी। कि कई हमारे जज लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता है ऐसा कुछ करने का। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज लोग तो सुबह को 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ते हैं और कोई रात को देर तक पढ़ते हैं वो लोग। जी। और जो उनकी जो छुट्टी का दिन होता है तब उनको जजमेंट लिखवाने होते हैं। तो ये सब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम लोगों को छुट्टियां मिलती है, वकील लोगों को, जज लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें तो साल में 210 दिन ही काम करते हो, बाकी की छुट्टी है। मैं तो सबको ये सवाल करता हूँ कि आपको पता है कि जज की लाइफ क्या है? बहुत कठिन है। वो रियली हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं सब जज लोग। उनको सुबह से रात तक कोर्ट में काम करना। आज तो हमारे कोर्ट के अमुक जजेस तो 5 बजे के कोर्ट का टाइम ख़त्म होने के बाद भी बैठते हैं मैटर पूरी करने के लिए। अच्छा। और सब जजमेंट भी लिखवाने होते हैं तो फिर चेंबर में जाके लिखाते हैं। हमारे एक जज साहब मुझे कह रहे थे कि भाई मैं रोज़ रात को 11 बजे घर पे जाता हूँ कि सारे दिन में जो ऑर्डर डिक्टेट किए मैंने कोर्ट में छोटे छोटे, वो सब मुझे देखना है, करेक्ट करना है, सही करनी है, तो अपलोड होएगा। वो ऑर्डर अपलोड होएगा तो उसकी जो रिलीफ दी है, किसी को बेल दी है तो उसको पुलिस छोड़ेगा ना। जी। और वो वेकेशन में भी वो लोग को काम करना पड़ता है। और आज सामान्य एम्प्लॉई कोई भी कहाँ का भी होता है, उसकी 30 दिन की छुट्टी रहती है, प्लस वो सिक लीव लेता है, प्रिविलेज लीव लेता है। तो ऐसा तो 50-60 दिन की उसकी वो छुट्टी हो गई। और 52 संडे घर की नहीं है। कई कंपनियां सैटरडे को काम नहीं करती है। 104 और 160 दिन लोग भी काम नहीं करते हैं। और बाकी के कितने दिन बचे और बकोर सब सेम है। आज एक एम्प्लॉय बाहर की ऑफिस में भी काम करता है, उसका भी ये छुट्टी मिला के वो 210 दिन ही काम करता है, एक्चुअल वर्किंग डे। तो ये क्रिटिसिज्म करने के लिए है सबके लिए कि इनको छुट्टियां मिलती है। अच्छा है कि सबकी छुट्टियां एक साथ होती है। आज जब ट्रिब्यूनल में आप जाओ कि जहाँ हाईकोर्ट रेगुलेटेड छुट्टियां नहीं है, वो ट्रिब्यूनल वाले एक जज बोले नहीं आया आज, तो आपको बोलेंगे ये कोर्ट बंद है आज, उससे 7 दिन छुट्टी ली है। फिर क्या होगा? अभी वकील का क्या हालत होगा? क्योंकि वो उसका अदरवाइज वेकेशन नहीं है। अभी जो वकील होता है उसका बच्चे का वेकेशन रहता है जी। तो बच्चों को घुमाने के लिए कब ले जाएगा? वो छुट्टियों में ही ले जाएगा ना। जो कोई इंडस्ट्री वाला होता है, बिजनेस वाला होता है, वो छोड़ के जा सकता है, अपने भागीदार संभालेंगे, कंपनी के एग्जीक्यूटिव संभालेंगे, तो कभी भी जा सकते हैं। परंतु सबको जो साथ में मिला कि हमारा वेकेशन, मैं जो बच्चा था तब, पढ़ता था तब, और मेरे पिताजी का कोर्ट का वेकेशन साथ में रहता था, इसके लिए मुझे वो घुमाने लेके गए। अच्छा। सेम थिंग मैंने मेरे बच्चों को घुमाया हर वेकेशन में। सो कोर्ट को छुट्टियां मिलती है और इसके लिए कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करना, ये लोगों की समझ बरोबर नहीं है, क्योंकि उनको ये फैक्ट ही पता नहीं है। इसी क्वेश्चन से सर एक रेजोनेट आता है मेरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन रेजोनेट करता हूँ, जो अभी मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है कोर्ट को कहीं। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि स्ट्रे डॉग्स जितने भी हैं उन सबको
सब अंदर करके उनको सब स्ट्रीट से हटा के उनको एक जगह पे रख देते हैं जहाँ पे किसको? स्ट्रीट डॉग्स जो थे। हाँ, स्ट्रीट डॉग। वो वाला केस आपने सुना है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का आदेश दिया वहाँ पे। उसके बाद फिर जब ये चीज़ होने लगी उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया उस चीज़ को लेके। लोग आगे आए। कुछ टाइम बाद जब भीड़ इकट्ठा हुई, हर चीज़ हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मतलब वो जजमेंट वापस ले लेता है। तो इसमें क्या रोल एक प्ले मिनट, करता है? क्या है, 2 मैटर थी वो टाइम पे। जी। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसके सामने की एक अपील दूसरी बेंच के पास पड़ी थी अच्छा और उसकी एक सुनवाई होने की बाकी थी। अच्छा। उस बीच में ये दूसरी एक मैटर आ गई। उसमें पॉइंट ये था कि एक स्ट्रीट डॉग ने किसी को मार दिया था जी। अटैक करके। तो ये मैटर के सिचुएशन से वो बेंच ने जरा ब्रॉड ऑर्डर दे दिया कि सब स्ट्रीट डॉग को अंदर कर लो। हाँ। पर ऐसा करो वैसा करो। अभी चीफ जस्टिस के पास एक एप्लीकेशन की गई एनिमल लवर्स के द्वारा कि भाई ये जजमेंट है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। और चीफ जस्टिस से कहा कि भाई वो दूसरी मैटर एक पेंडिंग है, वो बेंच को कंसिडर करने को बोलेंगे, वो करेगा। तो दूसरी बेंच ने वो कंसिडर किया, वो सारा उसने वो जजमेंट गलत नहीं था कि भाई वो डॉग ने जो किया वो बरोबर नहीं था। किसी को मार देना तो बरोबर नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। और ऐसा होता है कि जब कायदा बनता है, हमारे गुजराती में कहावत है, आई एम श्योर हिंदी में भी होगी, सूखा भेगू लीलू पण बड़ी जाए। अच्छा। सब ड्राई घास जलता है, हाँ। तब सब ग्रीन घास होता है वो भी जल जाता है साथ में ना। हाँ, हाँ। जी 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 सुना। हाँ, तो ये ऐसा हो गया। तो अभी बहुत बैलेंस ऑर्डर पास किया है जो दूसरी बेंच ने। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर एकदम वो हटा दिया। और मतलब वो कंसिडरेशन में है अभी भी उस चीज़ को। हाँ, वो ऑर्डर है ना, अभी बरोबर अभी हो गया ना। अभी किसी को कंप्लेंट नहीं है ये जो नया ऑर्डर आया उसके सामने। तो मतलब इसमें फेवर लाइक इंडिया के यूथ को भी देखा गया, लोगों का भी फेवर देखा गया। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब लोगों की वजह से भी इसमें योगदान था क्या सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बैक नहीं लेने नहीं, में? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्योंकि वो दिल्ली शायद- हाई कोर्ट का जजमेंट कंसीडर कर रहा था। हाँ। और वो टाइम में उन्होंने सबका सुन के ये ऑर्डर पास किया। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से पास वैसे किया। कोर्ट नहीं काम कर जो उन्होंने लगा कि विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ क्या हो सकता है बेस्ट कि पॉसिबिलिटी। जिसमें एनिमल लवर्स के लिए बहुत कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं। जी 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 सही बात है। तो ऐसा नहीं है। तो परंतु एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। Okay, so we are being now, sir. Anyways, questions has been ended, so we are end up with the questions. So, thank you so much for joining us today, sir. थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच लगा फॉर आपसे गिविंग मी मिलके। दिस अपॉर्चुनिटी अरे, टू sure, sir. एक्सप्रेस माई सेल्फ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी तो हिंदी अच्छी है। प्लीज़ आप मुझे मेरी हिंदी की गलती मत सोचना, परंतु मेरे जो विचार है उसके पीछे के उसको ध्यान रखना। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने, और सब तक ये चीज़ पहुंचेगी। मैं भी चाहता हूँ आपके थॉट्स, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज जो टाइम आपने दिया, आपका वैल्यूएबल टाइम। नहीं। कोर्ट में टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आई अंडरस्टैंड वो चीज़, बट आपने निकाला, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।